कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, 200 सालों तक चलने वाला एक महायुद्ध। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विशाल और उलझे हुए राजवंशों के ड्रामे की परतें खोलने वाले हैं जिसने भारतीय इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये खून, बेतहाशा महत्वाकांक्षा और सत्ता के बिल्कुल शिखर तक पहुंचने की उस चाहत की कहानी है जिसने उपमहाद्वीप को हिलाकर रख दिया था। अब यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या था जिसने उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों को लगातार 200 से भी ज्यादा सालों तक अपने खजाने खाली करने और बेतहाशा खून बहाने पर मजबूर कर दिया? उस एक शहर, उस एक सिंहासन में आखिर ऐसा क्या जादू था कि हर कोई उसके लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था? अध्याय 1, कन्नौज का इनाम। खैर, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 7वीं शताब्दी के मध्य में सम्राट हर्षवर्धन के पतन के बाद। उनके विशाल साम्राज्य के बिखरने से जो एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम या राजनीतिक शून्यता पैदा हुई, उसने उस दौर के हर महत्वाकांक्षी शासक की नजरें सबसे बड़े इनाम की ओर मोड़ दी, और वो इनाम था कन्नौज। उस समय की भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। कन्नौज शहर बिल्कुल उस क्रॉसहेयर या निशाने के केंद्र में बसा हुआ था, जहां 3 बेहद विशाल और विस्तारवादी शक्तियां एक दूसरे से टकराने वाली थीं। उत्तर पश्चिम में अरब आक्रमणों को रोकने वाले गुर्जर प्रतिहार, पूर्व में महत्वाकांक्षी पाल और दक्षिण में शक्तिशाली राष्ट्रकूट। तीनों ही अपनी अपनी सीमाओं को बढ़ा रहे थे। सकलो तरापथनाथ यानी संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी, कन्नौज पर कंट्रोल करने का मतलब सिर्फ कुछ जमीन या ईंट पत्थर हथियाना नहीं था। जो भी कन्नौज के सिंहासन पर बैठता, उसे पूरे आर्यावर्त का सुप्रीम लीडर मान लिया जाता था। ये महज एक भौगोलिक विजय नहीं थी, बल्कि ये सत्ता का वो अंतिम प्रतीक था जो आपको पूरे उत्तर भारत का निर्विवाद स्वामी साबित करता था। लेकिन बात सिर्फ रुतबे या सिंबल्स की नहीं थी। कन्नौज एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस भी था। गंगा व्यापार मार्ग के बिल्कुल केंद्र में होने की वजह से यहाँ से मध्य गंगा घाटी के विशाल कृषि अधिशेष और सिल्क रोड से आने वाले भारी भरकम टोल टैक्स को कंट्रोल किया जाता था। जरा सोचिए, उस दौर में हाथियों और घुड़सवारों की विशाल सेनाओं को बनाए रखने के लिए जो अथाह धन चाहिए था, वो सब यहीं से आता था। जिसने कन्नौज को कंट्रोल किया, उसने सीधे तौर पर भारत के व्यापार को कंट्रोल किया। अध्याय 2, 3 साम्राज्य एक सिंहासन। इस ऐतिहासिक संघर्ष के असली स्केल को समझने के लिए 8वीं शताब्दी के उन 3 राजनीतिक दिग्गजों को समझना होगा जिन्हें लगता था कि वे पूरे भारत पर राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये 3 बहुत ही शक्तिशाली घराने थे। पूर्व में बंगाल के पाल, जिनकी नींव गोपाल ने रखी थी। पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार, जिन्हें नागभट्ट प्रथम ने स्थापित किया था और जो अरब आक्रमणकारियों के खिलाफ एक अभेद्य दीवार बने हुए थे। और दक्कन में दुर्जय राष्ट्रकूट, जिनकी स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक बेहद मजबूत कड़ी का काम कर रहे थे। अब अगर हम इनके विस्तार को देखें तो पाल आक्रामक रूप से पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे, जबकि प्रतिहार पूर्व की ओर अपना साम्राज्य फैला रहे थे। और उसी समय राष्ट्रकूट दक्षिण से लगातार उत्तर की ओर दबाव बना रहे थे। इनकी भौगोलिक महत्वाकांक्षाओं ने इन्हें मध्य गंगा के मैदानों में सीधे एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। ये एक ऐसा क्लैश था जिसे दुनिया की कोई भी कूटनीति नहीं टाल सकती थी। अध्याय 3, पहले महासंग्राम। इस खूनी शतरंज की खेल का पहला फेज लगभग 790 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ, जिसने जीत, हार और साम्राज्यों के बनने बिगड़ने की एक तेज और हिंसक श्रृंखला को जन्म दिया। शुरुआती टकराव सच में बहुत विस्फोटक थे। 790 ईस्वी में प्रतिहार राजा वत्सराज ने सबसे पहले जीत हासिल की, लेकिन उनकी इस जीत को राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने बुरी तरह कुचल दिया। हालात तब और पलट गए जब ध्रुव की अचानक मौत हो गई। राष्ट्रकूटों के बीच उत्तराधिकार का संकट पैदा हो गया और बस इसी मौके का फायदा उठाकर पाल राजा धर्मपाल ने कन्नौज के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। ये सत्ता का एक ऐसा खूनी पहिया था जो लगातार घूम रहा था। अध्याय 4, महान विजेता। लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। उदय होता है एक अविश्वसनीय रूप से महत्वाकांक्षी नए प्रतिहार राजा का, जिसने ये ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर पालों को इस परम पुरस्कार पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। नागभट्ट द्वितीय। इन्होंने सीधे वर्तमान उत्तर प्रदेश और कन्नौज के मुख्य रणनीतिक क्षेत्र पर एक भयंकर आक्रमण कर दिया। धर्मपाल द्वारा बैठाए गए कठपुतली शासक को उखाड़ फेंका
और दूसरे फेज की शुरुआत करते हुए कन्नौज पर अपना पूरा दबदबा कायम कर लिया। उनका ये पूरा मिलिट्री कैंपेन बहुत ही आक्रामक और सटीक था। पहले कन्नौज पर सीधा हमला, फिर चक्रायुद्ध को बेदखल करना और अंततः मुंगेर के युद्ध में शक्तिशाली धर्मपाल को पराजित करना। भले ही शक्तिशाली राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने उन्हें बीच में कुछ समय के लिए पीछे धकेला था, लेकिन नागभट्ट द्वितीय ने हार नहीं मानी और अंततः मध्य भारत में प्रतिहारों के प्रभुत्व को पक्के तौर पर स्थापित कर दिया। जैसा कि इतिहासकार मानते हैं, राजपूत प्रतिहार सम्राट नागभट्ट द्वितीय ने अंततः प्रतिद्वंदी समूह को उखाड़ फेंका। जी हां, प्रतिहारों ने इस लंबे युद्ध को जीत लिया था। उन्होंने कन्नौज को अपनी स्थायी राजधानी बनाया और मिहिर भोज जैसे अत्यधिक सक्षम भविष्य के शासकों के नेतृत्व में एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने लगभग 3 सदियों तक उत्तर भारत को एकजुट रखा। अध्याय 5 जीत की राख। यहीं पर इतिहास की सबसे बड़ी और विनाशकारी विडंबना सामने आती है। उत्तर भारत पर शासन करने के इस हताश और अंतहीन संघर्ष ने अंततः इस पूरे क्षेत्र को ही बुरी तरह से तोड़कर रख दिया। लगातार 200 सालों तक चले इस युद्ध का नतीजा क्या हुआ? खजाने पूरी तरह खाली हो गए, बुनियादी ढांचा तबाह हो गया और सिल्क रोड के महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग बुरी तरह बाधित हो गए। अपनी विशाल सेनाओं का खर्च उठाने के लिए इन थके हारे साम्राज्यों को मजबूरन स्थानीय सैन्य प्रमुखों को ताकत देनी पड़ी। सामंतवाद तेजी से फैलने लगा और केंद्रीय सत्ता कमजोर होकर बिखरने लगी। और इसका असर? ये ताकतवर स्थानीय सामंत धीरे धीरे आजाद होने लगे। देखते ही देखते महान और विशाल साम्राज्य छोटे छोटे स्वायत्त क्षेत्रीय शक्तियों में हिंसक रूप से बंट गए। मालवा के परमार, बुंदेलखंड के चंदेल और हरियाणा के तोमर जैसे स्वतंत्र राजपूत वंशों का उदय हुआ। एक अखंड साम्राज्य का जो सपना था वो अब पूरी तरह से विखंडित हो चुका था। और यहीं से एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल पैदा होता है, क्या एक ही सिंहासन के लिए 200 साल के इस पागलपन ने उपमहाद्वीप के दरवाजों को बाहरी हमलों के लिए बिल्कुल खुला छोड़ दिया था? विद्वान आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि क्या इसी आपसी थकावट और राजनीतिक विखंडन ने 1018 में महमूद गजनवी के उन विनाशकारी आक्रमणों का रास्ता साफ किया था? इतिहास अक्सर हमें यही सिखाता है कि सत्ता की अंधी भूख कई बार खुद सत्ता और साम्राज्य दोनों को ही निगल जाती है।